अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहा हूँ 4.1। तो उसमें लिखा हुआ है अ पर्सन होल्ड अ बैग ऑफ ग्रोसरी विच स्टैंडिंग स्टिल। एक आदमी है जो कि ग्रोसरी का परचून का सामान पकड़कर हाथ में खड़ा है। टॉक टू अ फ्रेंड, अपने दोस्त से बात कर रहा है। एक केस ये बता रहा है, केस 1। और दूसरे केस में वो कहता है कि एक कार स्टेशनरी खड़ी है, रनिंग इंजन रनिंग, इसका इंजन रन कर रहा है। फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ वर्क, हाउ आर दीज टू सिचुएशन सिमिलर। अब हमने ये बताना है कि ये दोनों सिचुएशन कैसे सिमिलर है। तो पहली जो सा केस है जिसमें वो ये कह रहा है कि एक पर्सन जो ग्रोसरी का सामान लेकर खड़ा है और अपने दोस्त से बातें कर रहा है, तो उधर W=F.D ये फार्मूला हम जानते हैं। तो FD cos थीटा। तो इस केस के अंदर डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हो रहा, बेशक उसने ग्रोसरी का सामान पकड़ा लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो वर्क क्या होगा, 0। इसी तरह स्टेशनरी कार जो सी है वो अगर फार्मूला लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट तो वो भी नहीं कर रही, बेशक उसका इंजन रनिंग स्टार्ट है, इंजन गाड़ी स्टार्ट है, लेकिन वर्क डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो इसका भी वर्क क्या होगा, 0। तो दोनों केसेस में वर्क जो सा वो क्या है, 0। अब 4.2 हमने शॉर्ट क्वेश्चन करना है। कहता है कि कैलकुलेट द वर्क इन किलो जूल। तो पहले तो हमें वो ये कहता है कि वर्क को कैलकुलेट करेंगे, बेसिकली एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। तो इसमें वो कहता है, इसमें वो हमें सबसे पहले कहता है कि आपने वर्क को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। चलें आप एक मिनट इसको ऐसे कर लें। 4.2 कहता है वर्क को कैलकुलेट करना है, लेकिन हमने करना है किलो जौल में। हम जानते हैं इसका यूनिट जो सा जौल है, हमने किलो जौल में वर्क को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। इन लिफ्टिंग अ मैस, एक मैस है उसको वो लिफ्ट कर रहा है। जो मैस क्या है हमारे पास 10 kg थ्रू अ वर्टिकल हाइट, और किस हाइट तक जाता है, जो हाइट हमें क्वेश्चन में बता रहा है वो कहता है 10 मीटर। हमने वर्क के बारे में उसको बताना है कि कितना वर्क हमें करना है। तो हम वर्क निकाल लेंगे, वो जौल में आएगा और उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे किलो जौल में। तो वर्क, क्योंकि हम किसी बॉडी को उठा रहे हैं, जो भी हम वर्क कर रहे होते हैं वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। क्योंकि जब हम किसी बॉडी को ग्रेविटेशनल फील्ड में हाइट पर लेके जा रहे होते हैं तो हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी को चेंज कर रहे होते हैं। तो W पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमारे पास mgh है। m हमारे पास है 10, g की वैल्यू 9.8 और h की वैल्यू हमारे पास है 10। तो जब आप इसको करेंगे 980 जूल आपके पास आ जाएगा। क्या ये हमारा आंसर है? नहीं, उसने हमें बाउंड किया हुआ है कि वर्क को हमने किलो जूल में, क्वेश्चन में कहा है कन्वर्ट करना है। तो किलो जूल में कन्वर्ट हम कैसे कर सकते हैं, हम इसको 1000 पे क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो अब ये मेरे पास किलो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। W ये आ जाएगा 0.98 किलो जूल। तो अब हमारे पास वर्क जोन सा आ गया है, वो क्या है, 0.98 किलो जूल। ये हमारा ये शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन में हमें वो कहता है अ फोर्स एक्ट थ्रू अ डिस्टेंस L। हमें शॉर्ट क्वेश्चन के साथ साथ मैं ये चले पहले डायग्राम भी बनाता हूँ। तो एक साइड पर हमें क्वेश्चन में कहता है एक पर मैं फोर्स का एक्स एक्सिस ले लेता हूँ ग्राफ में, और दूसरी साइड पर लेंथ का ले लेता हूँ। तो हॉरिजॉन्टल पर मैं लेंथ का लिया है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1L, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2L, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3L, यहाँ से लेकर ये F, ये आ गया 2F, और ये आ गया हमारे पास 3L। क्वेश्चन में कहता है, क्वेश्चन देखें, अ फोर्स F एक्ट्स थ्रू अ डिस्टेंस L। फोर्स F लगती है, यहाँ से F लगती है, ये F कहाँ तक लगती है, L डिस्टेंस। तो L से हम ये यहाँ तक वो ये बात कह रहा है, जो उसने बात की मैंने उसके मुताबिक उसका क्या कर लिया, ग्राफ ड्रा कर लिया।
उसके बाद कहता है द फोर्स इज देन इंक्रीज्ड टू 3F। कहता है F से इंक्रीज करके वो कहाँ तक चली जाती है 3F। 3F की लाइन यहाँ पे है, तो ये देखें 3F तक मैंने उसको क्या कर दिया, ये लाइन बता रही है कि यहाँ से वो किस पर चलेगी, पहले F थी और 3F तक वो इंक्रीज होगी। एंड देन एक्ट थ्रू अ फर्दर डिस्टेंस। कहता है फर्दर डिस्टेंस करती है, यहीं से वो डिस्टेंस करती है, फर्दर डिस्टेंस करती है। कितना डिस्टेंस करती है 2L। 2L और इंक्रीज करती है। 2L का मतलब है कि जब यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, ये देखें एक L यहाँ तक किया उसने और दूसरा L उसने यहाँ तक है, यहाँ तक वो फोर्स यहाँ से फर्दर 2L करती है। ड्रा द वर्क डायग्राम टू स्केल। स्केल में हमने उसको क्या करना है, वर्क के बारे में बताना। तो हमें वर्क कैसे बताएंगे, यहाँ से ये लाइन ड्रा कर देंगे। एरिया अंडर कर्व जो सा होता है ये हमें क्या देता है, वर्क देता है। तो यहाँ पर दो तरह के एरिया अंडर कर्व है, एक एरिया अंडर कर्व ये है, दूसरा एरिया अंडर कर्व ये है। तो एरिया अंडर कर्व हमें क्या देगा, वर्क। तो हम कैसे निकालेंगे इसका एरिया, कैसे निकालेंगे, हम लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका एरिया आ जाएगा। प्लस इसका कैसे निकालेंगे, लेंथ। लेंथ इसकी क्या है, यहाँ से लेकर L और यहाँ से लेकर L, 2L लेंथ है और इसकी ये हाइट कितनी है, A 1F 2F 3F। मीन्स के 3F को मल्टीप्लाई कर देंगे 2L से, ये चीज़ आ जाएगी। W इज इक्वल टू FL प्लस 6 FL, W इज इक्वल टू 7 FL। ये हमारे पास टोटल वर्क आ गया है जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक हमें उसने बताया हुआ है। नेक्स्ट 4.4 हमने शॉर्ट क्वेश्चन करना है। इसमें कहता है इन विच केस इज मोर वर्क डन, के दो केस हमें बताएगा कि किस केस में वर्क ज़्यादा होगा। तो ये भी हम एक को नाम देते हैं केस 1 और दूसरे को नाम देते हैं केस 2। दो वर्क हमें बता रहा है तो बताएगा कौन सा वर्क ज़्यादा है। पहले केस में कहता है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़े। पहले केस में कहता है कि व्हेन 50 kg बैग ऑफ, जब बैग का जौन सा है मैस है वो हमारे पास है 50 kg, इज लिफ्टेड थ्रू ए बैग को उठाया गया है। उठाने का मतलब है कि हाइट उसने हमें क्वेश्चन के अंदर बता दी है 50 सेंटीमीटर। ये देखें क्वेश्चन में 50 सेंटीमीटर उसने कहा हुआ है। अच्छा, तो एक केस उसने ये बताया कि इसमें हमने बताना है कि वर्क डन कितना हुआ है। फिर केस 2 की तरफ आते हैं। व्हेन अ मैस 50 kg क्रेट, 50 kg क्रेट है, उसका मैस, क्रेट का मैस 50 kg है, पुश्ड थ्रू 2 मीटर अक्रॉस द फ्लोर, उसको फ्लोर पर 2 मीटर डिस्टेंस, ये देखें ये मेरे पास एक क्रेट है और इसको फोर्स लगाकर उसने 2 मीटर डिस्टेंस पर उसने इसको क्या किया हुआ है, मूव किया हुआ है। तो डी उसने हमें दे दिया है 2 मीटर विद अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। फोर्स हमारे पास क्या है 50 न्यूटन। तो इसका भी आप वर्क निकाल। तो हमने बताना है कि दोनों केसेस में वर्क किसका ज़्यादा होगा। तो हम पहले इस केसेस का वर्क निकालेंगे, फिर दूसरे केसेस का वर्क निकालेंगे। जिसका वर्क ज़्यादा, जिसका वर्क की वैल्यू ज़्यादा आई तो उसका वर्क ज़्यादा होगा। तो पहले हम इसकी बात करते हैं केस 1 की। केस 1 में क्योंकि उसने हाइट का जिक्र किया हुआ है, वेट को उसने उठाया हुआ है, तो वेट का फार्मूला होता है mgh। ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर वर्क बराबर होता है, चलें आप पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, ये बराबर होता है mgh। तो मैस यहाँ पर है 50। एक बात यहाँ पर देखें, हाइट डिस्टेंस है और डिस्टेंस को हमने कन्वर्ट करना है मीटर में। तो मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 50 सेंटी को ख़त्म करने के लिए 10 की पावर -2 लगाएंगे और ये मीटर यहाँ पर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई जी की वैल्यू होती है 9.8 और हाइट हमारे पास आ गई है 50 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। तो जब आप कैलकुलेटर से इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 245 जूल।
तो ये वर्क हुआ, इसको W1 का नाम दे दें, ये 45 जूल है। अब दूसरा जो सा वर्क जो सा है W इज इक्वल टू, क्योंकि ये हॉरिजेंटल वर्क कर है जिसमें क्वेश्चन के अंदर उसने कहा है, तो यहाँ पर वर्क के लिए जो सा फार्मूला यूज़ होगा वो होगा F D cos थीटा। देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही सिमत में है, तो कॉस क्या हो जाएगा 0। चले फोर्स मेरे पास आ गई 50, डी जो सा है वो मेरे पास आ गया 2, और मल्टीप्लाई आगे क्या है कॉस थीटा की जगह क्या आ गया 0। W इज इक्वल टू कॉस 0 1 के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा 100 जूल। ये मेरे पास वर्क 2 है। तो जैसा कि हमें पता चल रहा है, क्लियर बात हो गई है कि W1 वर्क जो सा होगा ग्रेटर दैन W2 होगा। इसमें जो मैथ्स दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, इस मैथ्स का इस जो सा पार्ट है केस 2 के अंदर किसी किस्म की पार्टिसिपेशन या इसकी वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है। तो W1 वर्क ग्रेटर दैन W2। इसी तरह वो कहता है एन 4.5 शॉर्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। एन ऑब्जेक्ट हैज़ 1 जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एक्सप्लेन व्हाट डज इट मीन्स। एक बॉडी के पास 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी है, तो इसका क्या मतलब है? अगर एक ऑब्जेक्ट है उसके पास 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी है, मैं सपोज करता हूँ यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ, मैं उसको 1 न्यूटन फोर्स लगाता हूँ और उसको 1 मीटर हाइट के ऊपर लेके गया, 1 न्यूटन फोर्स लगाई और 1 मीटर हाइट पर लेकर गया, तो उस पर मैंने कितना वर्क किया? उस पर मैंने 1 जूल वर्क किया। ये क्वेश्चन, ये आंसर में बता रहे 1 जूल वर्क किया। अब मैंने 1 जूल वर्क किया है, तो ये यहाँ पर आ गया है, ये इसको मैंने उठाकर यहाँ तक ले गया, 1 जूल वर्क किया, मतलब 1 न्यूटन फोर्स लगाई और 1 मीटर हाइट तक उसको ऊपर की तरफ ले गया। अब 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है इसमें 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी आ गई है, तो इसका मतलब यह है कि इसमें 1 जूल काम करने की एबिलिटी है। जैसे ही मैं छोड़ता हूँ ये ज़मीन की तरफ आ जाएगा। तो ये सारी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिखी गई है। उसके बाद 4.6 शॉर्ट क्वेश्चन में हमें वो कहता है कि एक बॉल है, उसको टेबल से ये हमारे पास टेबल में ड्रा करने जा रहा हूँ। टेबल की ज़मीन से हाइट जौन सी है, क्वेश्चन के मुताबिक हाइट h1, if a ball of mass m is held at a height h1 above a table, एक टेबल से ऊपर एक बॉल को, ये टेबल की सरफेस से ऊपर हमने एक बॉल को उठाया है और h हाइट तक, यहाँ तक इस बॉल को ले गए हैं, तो हमने उसको किस हाइट तक लेके गया है, वो हाइट हमारे पास क्वेश्चन में कहता है h हाइट है। ये टेबल की सरफेस से हमने उसको उठाया और h हाइट तक उसको क्या कर गए, ले गया। द टेबल टॉप इज एट हाइट h2 अबव द फ्लोर, कहता है ये टेबल जौन सा है ज़मीन की सतह से जिस हाइट पर है वो है हाइट h2। क्वेश्चन में कहता है वन स्टूडेंट से डैट द बॉल, चले अगली, कहता है कि एक स्टूडेंट कहता है कि बॉल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कहता है कि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है mgh1। दूसरा कहता है कि इसकी एनर्जी है, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है mgh1 प्लस h2। तो बताएं इन दोनों में से कौन सा आंसर करेक्ट होगा? तो दोनों ही आंसर करेक्ट होंगे। अगर हम रेफरेंस पॉइंट इस सरफेस को मान लेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी जो ये कह रहा है वो ठीक कह रहा है। अगर हमने इस जो हमारे पास फ्लोर है जिस पर टेबल पड़ा उसको रेफरेंस पॉइंट मान लेंगे तो उसके मुताबिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, हाइट कितनी कवर की, h2 और h1 प्लस h2 हाइट कवर की, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी इसके बराबर। तो दोनों केसेस ठीक है। हमें रेफरेंस पॉइंट, एक शख्स ने रेफरेंस पॉइंट टेबल की सरफेस को मानना हुआ है, दूसरे शख्स ने रेफरेंस पॉइंट फ्लोर को मानना हुआ, तो दोनों का आंसर करेक्ट है।
अब 4.7 शॉर्ट क्वेश्चन में वो कहता है व्हेन अ रॉकेट री एंटर द एटमोसफेयर इट्स नोज कोन बिकम वेरी हॉट, वेयर डज दिस हीट एनर्जी कम्स फ्रॉम। जब रॉकेट एटमॉस्फेयर में दाखिल होता है तो उसकी जो सी कोन है, जो नोज़ है, वो काफ़ी गर्म होती है। तो ये एनर्जी कहाँ से आती है? तो जब रॉकेट स्पेस में दाखिल होता है तो वहाँ पर डस्ट पार्टिकल होते हैं, वेपर पार्टिकल होते हैं, ये पार्टिकल स्पेस के अंदर पाए जाते हैं। तो रॉकेट के पास जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है, और ये काइनेटिक एनर्जी जब ये मूव कर रहा होता है तो फ्रिक्शन की फोर्स इसको अपोज कर रही होती है। तो जो हीट प्रोड्यूस होती है वो इस अगेंस्ट द एयर फ्रिक्शन, ये लिखा हुआ वर्क अगेंस्ट द एयर फ्रिक्शन यूज़ करने में वो डिसिपेटेड हो जाती है, और जो रॉकेट की नोज़ होती है वो क्या हो जाती है, हीट अप हो जाती है, वो गर्म हो जाते हैं। इसी वजह से जो रॉकेट की नोज़ होती है उसके ऊपर जो मेटल लगाया जाता है वो हाई मेल्ट पॉइंट पर वाला मेटल लगाया जाता है ताकि वो मेल्ट ना हो सके। उसके बाद हमारे पास 4.8 शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। व्हाट सॉर्ट ऑफ एनर्जी इज इन द फॉलोइंग, इसमें कौन कौन सी एनर्जी है? देखिए कंप्रेस स्प्रिंग तो हम सब जानते हैं, पीछे पढ़ के आ चुके हैं। कंप्रेस स्प्रिंग में कौन सी एनर्जी होती है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कंप्रेस स्प्रिंग में होती है। वाटर इन द हाई डैम, हाई डैम जो वाटर होता है उनमें कौन सी एनर्जी होती है? हाई डैम वाटर में जो सी एनर्जी होती है वो एनर्जी होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब मूविंग कार, तीसरा क्वेश्चन का पार्ट है मूविंग कार। तो मूविंग कार में जो एनर्जी होती है वो कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। उसके बाद हमारे पास 4.9 शॉर्ट क्वेश्चन है, कहता है अ गर्ल ड्रॉप्स अ कप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट विच ब्रेक इनटू पीसेस, व्हाट एनर्जी चेंज आर इन्वॉल्व। कहता है एक लड़की के पास हाथ में गिलास है, मैं सपोज करता हूँ कि ये मेरे पास एक गिलास है, बट आई एम अ बॉय, ये गिलास है। तो जैसे ही मैं इसको वो कप उसके हाथ से या गिलास उसके हाथ से छूटता है, तो पहले ये हमें कंफर्म होना चाहिए था क्योंकि मैंने इसको किसी हाइट पर पकड़ रखा हुआ है, तो इसके पास जो एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी है? कप के पास जो एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद ये मैं इसको छोड़ देता हूँ या छोड़ता हूँ तो ये पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी में। अब कुछ काइनेटिक एनर्जी जो सी होती है वो इस्तेमाल हो जाती है अगेंस्ट द फ्रिक्शन, मतलब जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है एयर की फ्रिक्शन उसको क्या करती है, एयर की फ्रिक्शन के खिलाफ उसकी एनर्जी इस्तेमाल हो जाती है। जैसे ही ये कप फ्लोर के ऊपर गिरता है तो इस काइनेटिक एनर्जी की कुछ अमाउंट जो सी होती है वो साउंड में कन्वर्ट हो जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी की कुछ अमाउंट, कुछ एनर्जी जो सी है वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होगी। कुछ एनर्जी ने क्या किया, इस कप के पीसीस को क्या कर दिया, ब्रेकअप कर दिया। तो कुछ पीसीस को ब्रेकअप करने के लिए यूज़ हो जाती है, और कुछ एनर्जी जैसे ही कुछ चीज़ ज़मीन के साथ हिट करती है तो वो माइनर सी हीट वो गर्म हो जाती है, तो कुछ एनर्जी जो सी होती है वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये हमने उन्हें बताना है कि कप के पास पहले पोटेंशियल एनर्जी थी, बाद में जैसे ही वो नीचे की तरफ आता है, गिरता है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी हो जाती है। तो ज़मीन से स्ट्राइक करता है तो वो कुछ सम अमाउंट ऑफ एनर्जी आर यूटिलाइज टू ब्रेक द पीसीज ऑफ ग्लास, सम आर यूटिलाइज energy in sound energy, and some energy are used in heat energy। तो अब 4.10 BC से बिल्कुल रिजेंबल ही शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है अ बॉय यूज अ कैटापुल्ट टू थ्रो अ स्टोन विच एक्सीडेंटली स्मैशेस अ ग्रीन हाउस विंडो। एक लड़का कैटापुल्ट को यूज़ करता है, ग्लेल को यूज़ करता है, और वो एक घर के जो से ग्रीन हाउस, मतलब एक घर है जिसके शीशे ग्रीन है, उसको स्मैश करता है एक स्टोन से। लिस्ट द पॉसिबल एनर्जी चेंज, तो कौन कौन सी एनर्जी चेंज होती? तो जैसा ही वो कैटापुल्ट वाला ग्लेल में एक कोई भी बॉयज़ स्टोन को डाल के उसको खींचता है तो उसके पास जो एनर्जी आ जाती है वो कौन सी एनर्जी आ जाती है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही वो छोड़ता है तो वो जो उसके अंदर स्टोन होता है वो मूव कर रहा होता है, तो उसके पास वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी
काइनेटिक एनर्जी में। और काइनेटिक एनर्जी की कुछ अमाउंट जो एयर होती है या एयर की फ्रिक्शन में यूटिलाइज हो जाती है, और जैसे ही वो ग्रीन शीशे के साथ, जो हाउस का ग्रीन शीशा उसके साथ स्ट्राइक करता है, तो कुछ एनर्जी उस ग्लास को, उस विंडो को तोड़ने के लिए इस्तेमाल हो जाती है। हमें आवाज़ भी आती है जब कोई चीज़ शीशे के साथ स्मैश करती है, तो हमें आवाज़ भी आती है। तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी आर यूटिलाइज्ड टू ब्रेक द पीसीस, सम आर यूटिलाइज्ड टू इन साउंड, और थोड़ी सी वो जगह भी समटाइम हीट हो जाती है, तो कुछ एनर्जी जो सी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन थे। इसी चैप्टर के तमाम शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, लेकिन हमने जो चैप्टर के मुताबिक जो हमारा स्मार्ट सिलेबस है उसके मुताबिक हमने 4.7 तक शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। 4.8 देख लीजिएगा है या नहीं है, 9 और 10 मेरा ख्याल नहीं है, तो आप स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक इसको तैयार कर लीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।